रिकॉर्डिंग ब्रेक करके नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अच्छा सर, ये आपकी बेसिक्स की आज आखिरी क्लास है, इसके बाद हम मेन टॉपिक के अंदर एंट्री मार देंगे। ये बेसिक्स अब आपको हर टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो नजर आने स्टार्ट होंगे। इनफैक्ट ये इतनी मुनासिब बात है, इतनी बेसिक किस्म की बात है कि कुछ अरसे बाद आप लोग ऑटोमेटिक पर आ जाओगे, आप बोलोगे सही है, हाँ यार ये चीज हमने जो है वो की थी, ये टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब जो हम एक्सरसाइज पूरी करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जितना भी आपने काम सीखा है उसको ना सिर्फ चेक कर रहे हैं, बल्कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं लाइक ओवरहेड्स, अपॉर्शनमेंट, जहां पर बाकायदा इस तरह का एक सवाल बिल्डअप होकर आ चुका है। ठीक है, जब मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, करवाने की ओरिजिनल नियत तो यह है कि ये जो बेसिक्स हमने किए हैं इनके बारे में हमें आइडिया हो जाए, लेकिन ये एक्चुअली पास पेपर से रिजेंबल कर रहा है। कुछ टॉपिक्स में पुराने पास पेपर इस तरह के आ चुके हैं। अब मैं पुराने पास पेपर इसलिए बोल रहा हूं कि वो टॉपिक्स ओवरहेड्स वाले वो छोटे टॉपिक्स में कंसिडर किए जाते थे 2013 के सिलेबस के बाद, लेकिन अब ओवरहेड्स वाला एरिया 2020 के बाद से मेन टॉपिक में आ गया है। क्योंकि कल आपने देख लिया होगा कि आपकी जो ग्रेड ए है उसका वेटेज 35 से 45% है। पिछली 3-4 अटेम्प्ट से इन एरिया से सवाल बहुत आ रहे हैं, तो हम इनको कॉन्सेप्चुअली हल्के एरिया बोला करते थे क्योंकि इसमें मेहनत नहीं होती। लेकिन मेहनत से मुराद है कि मेंटल एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी, आपके लिए तो ज्यादा मेहनत करनी क्योंकि उसके अंदर मार्क्स बहुत है। इन अ वे दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर यू। अगर एक होशियार बच्चा हो तो वो यहां से स्कोर भी जो है वो कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा होशियार हो तो वो मेरिट की प्लानिंग भी स्केल के ऊपर जो है वो कर सकता है। अगर किसी के दिल में ख्वाहिश है कि सर एक आधा मेरिट मार दें वरना 2 लाख रुपए में क्या होना है हमारा, तो उसके लिए ना आपको शुरू से तरह सिलेबस को देख के प्लान करना पड़ेगा कि टाइम और घंटे कहां पे खर्च करने। और एक मैं आपको बात बता दूं, अगर ये जुमला सुन के आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मैं और मेरिट, तो मैं आपको एक बड़ी क्लियर कट बात बता दूं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मेरिट पर किसी के बाप का नाम नहीं लिखा हुआ होता। मेरिट शक्ल देख के नहीं आता, यह भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का पहले मेरिट आया हुआ है तो अगली दफा उसका मेरिट नहीं आ सकता। मैं कॉलेज में हुआ करता था, नाम नहीं लेता, बहुत टाइम वहां पे गुजारा सीए में, और 2-3 वाकयात मैंने अपनी आंखों के सामने जो है वो देखे। पहला वाकया, एक बच्ची होती थी, उसने उस कॉलेज की हिस्ट्री में FR2 में पहला गोल्ड मेडल स्कोर किया। पहला इसलिए कि तब गोल्ड मेडल नया नया आया था। FR2 में हर पेपर में गोल्ड मेडल नहीं होता, मेरिट होल्डर होता है फर्स्ट पोजीशन, कुछ पेपर में गोल्ड मेडल मिल रहा होता है। ICAP की हिस्ट्री चेक करें, पहली दफा आया, उस बच्ची ने स्कोर कर लिया, बड़ी बात थी, बिग न्यूज, कॉलेज वालों ने बहुत बेहतरीन हो गया, खुश हो गए। उस बच्ची का कैफ के आखिरी के 2 पेपर जो है वो रह गए थे, दैट वाज ऑडिट एंड कॉस्टिंग। अगली अटेम्प्ट में वो कॉस्टिंग में फेल हो गई। इमेजिन दैट, गुड न्यूज के मैं तब कॉस्टिंग नहीं पढ़ाता था। वो जब कॉस्टिंग में फेल हुई तो पूरे कॉलेज को ये बात पता थी, उस बच्ची का नाम भी पता, बड़ा मजे का नाम था, दुरे शहवार कुछ करके, बड़ा एक मुश्किल सा नाम था। पूरे कॉलेज को पता था कि वो फेल हो गई। अब क्यों पूरे कॉलेज को पता था? क्योंकि उसका उससे पहले गोल्ड मेडल आया था FR2 में। तो एज यू कैन सी कि गोल्ड मेडल बच्चे के पास रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता। केस नंबर 1, मैं आपको रियल केस बता रहा हूं। दुरे शहवार अभी PwC में जॉब कर रही है यूके में। दूसरा बच्चा था शाजिम। शाजिम से मेरी मुलाकात, मैं उसका नाम नहीं जानता था, मेरा नाम उस दिन मुझे पता चला जिस दिन उसने मुझे मिठाई खिलाई। शाजिम ना टेबल टेनिस पे हर वक्त फड्डा करते हुए पाया जाता था। शाजिम के मुंह में पान होता था, और वो जब मुंह खोलता था, पान या क्या होता है वो, गुटका, मावा मावा। अब वो जब मुंह खोलता था तो शाजिम के ना दांत खूबसूरत नजर आते थे, शाजिम। और हम उसको मैला बच्चा बोलते थे, भाई ये क्या है शाजिम। तो एक दिन रिजल्ट आया, शाजिम मिठाई बांट रहा था, सर सर ये मिठाई क्या है? मैंने कहा तू पास हुआ है? मैं तब सीए में नहीं आया था, मैं तब ACC में था, जानते थे लेकिन सब सारे टीचर साथ बैठा करते थे। कह रहा सर मेरा गोल्ड मेडल आया है। अबे मैंने कहा गोल्ड मेडल? मैं इसके उस्ताद के पास गया, शादिम को, जिसने टीच किया हुआ था। एंड बाय द वे जिसने शादिम को टीच किया था उस वक्त, ही इज ICAP एग्जामिनर ऑफ योर FR1, FR2 एंड FAFR। इरफान वाज माय कुलीग बैक देन। तो मैंने इरफान को बोला यार ये शादिम का गोल्ड मेडल आया है, तो अच्छा पढ़ता है। मैंने कहा वो कह रहा है मैला है, समझाया है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं होती सही। गोल्ड मेडल आ गया। और शादिम को इनफैक्ट हमने ट्रेन करके भेजा कि PwC के इंटरव्यू में भरम नहीं मारना। तो शादिम वाज अ लिटिल एरोगेंट, इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन शादिम को पूरा इरफान ने ट्रेन करके भेजा कि जाना तूने PwC में AFF के अलावा कुछ नहीं, और ये बोलना ये नहीं बोलना, और जो मना किया था ना ये नहीं बोलना, वो बोल के आ गया। उनको बोल रहा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। उन्होंने कहा हम हर अटेम्प्ट में 12 हायर करते हैं, बाहर निकल। उसका नहीं हुआ।
तो जब उसका एएफएफ में नहीं हुआ तो लोगों के दिमाग में आया कि इसका ईवाई में भी नहीं होगा, क्योंकि ईवाई हायर करती है, एक परसेप्शन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, जरा मम्मी डैडी बच्चों को, पप्पू बच्चे जो होते हैं। शाहजैन वॉज नॉट पप्पू, ही वॉज एंटी पप्पू। शाहजैन का ईवाई में हो गया, एंड शाहजैन बाय द वे इज नाउअडेज आई थिंक ही इज इन डेलॉइट इन स्कॉटलैंड, मुझे फर्म नहीं पता, लेकिन वो भी। और अब शाहजैन सही हो गया, उसके मावे पे मत जाना। अगर मैं तुम्हें जवानी का शाहजैन दिखाऊं और अभी का दिखाऊं तो तुम बोलोगे ये इसका बेटा है जो आवारागर्दी पर आ गया, वो बच्चा बहुत चेंज हो गया। पॉइंट बीइंग, किसी के चेहरे पे नाम नहीं लिखा होता। और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेरिट्स हियर, मैं थोड़ी सी बात रोक के बात बोल रहा हूं। एक और हमारे पास बच्चा था शाहजैन के बैच का, शहाब पठान। उसकी पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग उसकी पिक्चर देख के उसका एक नाम रखेंगे जो मैं क्लास में बोल भी नहीं सकता, इतने बगैरत बच्चे हैं। गंजा है वो पूरा, और अंग्रेज लगता है। और शहाब जब हमारे पास कॉलेज में आया था, तो शहाब आया था अपने गांव से, तो वो टिपिकल जो पठान सलवार कमीज पहनते हैं ना, उसमें होता था। अच्छा, शहाब से भी हमारी दोस्ती कहां पर हुई? टेबल टेनिस के ऊपर। शहाब मेरा स्टूडेंट भी जो है वो रह चुका है, तब मैं सीए में आ गया था, तो बड़ा अच्छा बच्चा था। लेकिन शहाब, ऐसी बात है, वो एजुकेशन सेम नहीं थी। इट टुक हिम 5 years टू डू कैफ, ऑलमोस्ट 5 years, कोई इतना टाइम पीरियड, अच्छा खासा टाइम लगाया, मंड के फेल हुआ तहम्मुल से, सही है ना। कोई 2-3 पेपर थे इसमें वो एक अटेम्प्ट में पास हुआ, वरना आराम आराम से फेल हुआ। सीफैप, पूरा सीफैप शहाब ने 3 साल में क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द वे। अब ये पूछे शहाब कहां पर है आजकल? मैं शहाब को इतने अच्छे से जो है वो जानता हूं कि शहाब की बहन की शादी थी, तो आई वेंट टू हिज हाउस, और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अब मैं बता सकता हूं। टीन की छत थी उसके घर में, और शहाब के बाप से मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। मैंने कहा आपको पता है आपका बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा हाँ अच्छा पढ़ रहा है कुछ। मैंने कहा वो डॉक्टरी कर रहा है। डॉक्टरी इसलिए बोला कि उसके बाप को मैं समझा नहीं पा रहा था कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, सीए उसका भी रिजल्ट आने वाला है। बहरहाल शहाब भाई का सीए हो गया, उसने यहाँ पे कुछ साल काम किए, कुछ साल उसने ये क्या कहते हैं इब्राहिम के अंडर भी काम किया हुआ। तो शहाब अभी कुछ अर्से पहले जो है वो दावत दे के बाहर निकल गया। शहाब को इनफैक्ट हम ही लोगों ने दावत दी, शहाब ने कहा देनी थी दावत। शहाब की जॉब कहाँ हो गई है? यूएस में। और आप मुझे सैलरी प्लीज जरूर पूछें, क्योंकि शहाब की सैलरी मुझे मालूम है, क्योंकि बाकियों से मैंने पूछी नहीं, शहाब से तो मेरा से भाइयों वाली हिसाब किताब है। कितनी सैलरी होगी उसकी, गेस करें? ₹5 के अंदर बताऊं? दुख होगा आपको, 28 लाख रुपए पर मंथ बस। यस, आफ्टर टैक्स भी आई थिंक 18-20 लाख रुपए होगी। यूएसडी के अंदर गया है, तकरीबन 10,000 यूएसडी उसकी सैलरी। 28 लाख ही बनता है मेरा ख्याल है जो इतना ही है, लेकिन 10,000 यूएसडी साल का। मैंने शहाब को बोला शाह तू अपने पूरे खानदान को अमीर कर देगा 1 साल में, महीने का सॉरी, साल का 1,20,000। और वो वहां सीपीए पढ़ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है सर वो टैक्स कट के ना 7,000 बचते हैं। मैंने कहा शाह चमाट मार दूंगा, यहां से तुम खाली जेब गए हो हमारे पास से, और वहां जाके तुम बोल रहे हो कि टैक्स कट के 7,000 रुपए सेव हो रहा होता है। पॉइंट बीइंग, ये सब बच्चों के जब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझे 5 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 5-6 साल 7 साल इस तरह वाला टाइम पीरियड है। और इन बच्चों की ट्रेजेक्टरी मुख्तलिफ है, और उल्टा भी होता है। मैं आपको उल्टी कहानी नहीं सुना रहा हूं कि बच्चे ने कैफ किया पहली अटेम्प्ट में, सीफैब आज तक जो है वो हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो प्लीज याद रखें, अगर आप ये दिल में सोच रहे हैं कि मैं मेरिट होल्डर कैसे हो सकता हूं, तो किसी के बाप का नाम नहीं लिखा, आप मेहनत करें, आपके पास भी आ सकता है। और अगर आपका इस दफा आ गया और आपने अगली दफा मेहनत नहीं की, तो अगली दफा दुरे शवार की तरह फेल भी हो सकते हैं। तो आपके पास रिजल्ट ओपन है। ये जो कहानी है ना कि नहीं आई कैब यूं करता है, आई कैब कुछ नहीं करता, हम खुद जो है वो कर रहे होते हैं। तो याद रखें, ये जो हम सवाल आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ये इसके आखिरी एक है वर्जन, जरा बोर्ड पे ध्यान से बात सुन लीजिएगा। सर पहला सवाल है, मैंने कॉस्ट का नाम नहीं लिखा, लीज है, इंश्योरेंस है, मुझे नहीं पता। अगर तो मुझे पता हो तो खैर है, लेकिन मैं नाम के साथ उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। एग्जामिनर ने आपको 3 इंफॉर्मेशन दी है। उसने आपको बोला है कि हमारी कंपनी ने पिछले 3 महीनों में 6,000, 8,000 और 10,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है, और ये हमारी कॉस्ट शीट है। और आपको बोला सिर्फ एक काम करो, कॉस्ट शीट देख के बता दो कॉस्ट का क्या बिहेवियर है। तो याद रखें, कॉस्ट के 4 बिहेवियर हैं। तो आइए जरा बारी बारी बात करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉस्ट नंबर सी। कॉस्ट नंबर सी के साथ क्या हो रहा है? सर एक्टिविटी चेंज हो रही है, कॉस्ट टोटल में चेंज। इस कॉस्ट का क्या होगा बिहेवियर? अच्छा, किसी किस्म का फड्डा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। सर कॉस्ट डी के ऊपर आ जाए, 2 एक्टिविटीज के ऊपर सेम है, लेकिन एक एक्टिविटी के ऊपर आ रही है कम। तो चेंज तो हो रही है, लेकिन चेंज होने के साथ साथ 2 एक्टिविटीज पे सेम है। तो जो कॉस्ट 2 एक्टिविटी पे सेम हो जाए वो फिक्स है,
लेकिन अगर किसी एक एक्टिविटी पे कॉस्ट चेंज हो रही है और आपको फील हो रहा है कि प्रोपोर्शन के अंदर चेंज हो रही है, तो ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? सुनते जाइएगा प्लीज। अब बारी बारी 3 कॉस्ट बची, ए बी सी। ए सेम आ रही है? नहीं। किसी 2 एक्टिविटी में सेम है? नहीं। इसका मतलब ये फिक्स भी नहीं है, स्टेप भी नहीं है। ये क्या हो सकती है? वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। रुक जाएं, हो सकती है। बी के बारे में बात कर लें। बी सब पे सेम है, फिक्स नहीं है। 2 पर सेम है, स्टेप भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या बचा? आप नोट करें, मैं ये रूल आउट कर रहा हूं क्या क्या नहीं हो सकता। डी पर आ जाएं, सब पे सेम है, 2 पे सेम है, इसका मतलब ना फिक्स है ना स्टेप है, तो क्या हो सकती है? तो ये ए बी और डी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। लेकिन आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट को चेक करने के 2 मेथड हैं। कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट को चेक करने के 2 मेथड हैं। कौन कौन से? टोटल में चेंज और पर यूनिट पर। अभी जो आपने चेक किया है वो किस पे चेक किया है? टोटल के ऊपर। तो अगर मैं जरा इसको पर यूनिट पे चेक करना स्टार्ट करूं तो मुझे बताएं, 60,000 यूनिट की 6,000 यूनिट्स के ऊपर 60,000 की कॉस्ट आ रही है। पर यूनिट क्या है? 10 रुपया। 8,000 पे 80,000 कॉस्ट आ रही है। 10,000 पे लाख रुपए कॉस्ट आ रही है। अब मेरे पास दोनों सूरतें आ गई है सामने। क्या क्या? सर एक्टिविटी चेंज होने के साथ कॉस्ट टोटल में तो चेंज हो रही है, लेकिन पर यूनिट पे चेंज नहीं हो रही है। अगर एक कॉस्ट टोटल में चेंज हो रही है और पर यूनिट में चेंज नहीं हो रही, दोनों निशानियां अगर मिल गई हैं, तो ये कौन सी कॉस्ट है? दोबारा आ जाए बी के ऊपर। सर 6,000 यूनिट पर 3,000 आ रही है कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? 0.5। 2 रुपए नहीं भाई, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। 8 आने आ रही है पर यूनिट कॉस्ट। 8,000 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है? और 10,000 पे कितनी कॉस्ट आ रही है? सर दोनों क्वालिटी इसके अंदर मिल गई। कौन कौन सी? कॉस्ट टोटल में तो चेंज हो रही है, पर यूनिट में चेंज। ये कौन सी कॉस्ट है? इसका मतलब ऐसे ही आंखें बंद करके कॉस्ट चेंज हो रही हो तो नाम उसका वेरिएबल नहीं रखना। सबसे पहले क्या चेक करना है? पर यूनिट के ऊपर क्या आ रही है। अब आ जाए कॉस्ट ई के ऊपर। दोबारा से सब पर सेम है? नहीं, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, एक आइटम गया। 2 एक्टिविटी में सेम है? नहीं, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। टोटल में चेंज हो रही है, वेरिएबल हो सकती है। सर वेरिएबल को चेक कर लेते हैं। 70,000 डिवाइड बाय 6,000 पर यूनिट पर 11 पॉइंट। अच्छा 90,000 डिवाइड बाय 8,000 11.25। 1,10,000 डिवाइड बाय 10 11। तो अगर आप गौर करें तो इस कॉस्ट के अंदर एक अजीब सा काम हो रहा है। क्या? एक्टिविटी के साथ साथ टोटल में तो चेंज हो रही है, एक्टिविटी के साथ साथ टोटल में तो चेंज हो रही है, लेकिन एक्टिविटी के साथ साथ पर यूनिट के अंदर गिर रही है। तो पर यूनिट के अंदर कौन सी कॉस्ट जो है वो गिर रही होती है? अब सर मसला ये है, इसमें वेरिएबल की भी क्वालिटी नजर आ रही है और इसमें फिक्स की भी क्वालिटी नजर आ रही है। अगर एक कॉस्ट में दोनों क्वालिटीज नजर आ रही हो तो उसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जरा ध्यान कीजिएगा प्लीज। वेरिएबल और फिक्स का जो अमेलगमेशन है उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। आपके घर का बिजली का बिल, पूरे महीने आप अपना मीटर बंद रखें, बिजली इस्तेमाल ना करें, बिल फिर भी आपके पास आ रहा होगा, ऐसा ही है। लेकिन जैसे जैसे आप बिजली इस्तेमाल करने जाएंगे वैसे वैसे आपका बिल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीड? दुबई के अंदर टैक्सी में आप दरवाजा खोल के बैठे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए तो वो टैक्सी वाला तब भी आपसे 10-15 दिरहम चार्ज कर लेगा। तो जैसे ही आपने दरवाजा खोल के बैठे, आपने टैक्सी बुक कर ली, उसके बाद टैक्सी हर किलोमीटर पे पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर देती है। आई थिंक कुछ मुल्कों में शायद ये भी सीन है कि आप टैक्सी में दरवाजा खोल के बैठे, 10 किलोमीटर तक रेट सेम है, तो आप चाहे 5 किलोमीटर रहे सेम कॉस्ट आएगी, 6 ले सेम कॉस्ट आएगी, गेट खोल के दूसरे गेट से बाहर आ जाए सेम कॉस्ट आएगी, 10 किलोमीटर जाए सेम कॉस्ट आएगी। उसके बाद से कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हर कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों का कंपोनेंट मिल रहा है उसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है? तो आपने देख लिया ये टोटल में भी चेंज हो रही है, जी सर चेंज हो रही है, चेक्ड। ये पर यूनिट में भी चेंज हो रही है और गिर रही है, यस सर चेक्ड। इसके अंदर दोनों क्वालिटीज मिल रही है, क्या बन जाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपने सवाल में, पहले सवाल में सिर्फ ये करना था, कोई फटा इसके अंदर? जल्दी से नोट करें और प्लीज नए पेज पे स्टार्ट कीजिएगा। अगला सवाल भी नए पेज पे स्टार्ट करना है, मैं इसी सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट ऐड करूंगा। असल बातें तो अब स्टार्ट हुई थी भैया। रिकॉर्डिंग वापसी जरा स्टार्ट करें प्लीज। सर मजा आया ये सवाल करके,
लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं बेटा? इसके रीजन है, इसके पीछे ये काम करने का रीजन ये है, रीजन ये है, गौर से बात सुने। असल मकसद ये नहीं था। आप लोग स्टार्ट कहां से हुए थे? आपके रजिस्टर में होगा, मेरे पास से बोर्ड पे नहीं है स्पेस। अपने रजिस्टर में अगर आप जाएं तो मैं जोड़िया बाजार में था, क्या कर रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी। फिर आपको मैंने बोला ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं कर रही, तो आपने अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए एक और प्रॉफिट एंड लॉस बनाई, जहां पर आपने कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक किया, वेरिएबल कॉस्ट और ऐसे ही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अंडरस्टैंडिंग क्या इंप्रूव हुई है? तो आपने ये बोला कि सर मैनेजमेंट बहुत सारे काम करती है, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। उनमें से एक काम यह है प्लानिंग करने का, फोरकास्टिंग करने का। तो आपने कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में इसलिए ब्रेक किया कि मैनेजमेंट ने आपसे आके पूछा यार मुझे ये बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने इतने यूनिट्स पर काम किया है, मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूं कि अगले महीने अप्रैल में हमारे पास रमजान का महीना आ रहा है और 12,000 यूनिट्स काम होगा। ये अप्रैल का महीना है, अभी हम बैठे हैं मार्च में। मैनेजर बोल रहा है जरा अंदाजा लगा के बताओ कि अगले महीने हमारी कंपनी की कॉस्ट क्या आ रही होगी, ताकि हम उसी हिसाब से बैंक को फोन करके बोल दे कैश कर दो अरेंज। ये काम हमने इसलिए बेसिकली किया था, बाकी सब तो बीच के जो है वो सॉन्ग्स थे। अब हमने क्या किया, हमने पास्ट कॉस्ट की बेस पे अंदाजा लगाया। हम सबसे पहले गए कॉस्ट सी के अंदर। कॉस्ट सी में क्या हो रहा है? हमने ये देखा कि माजी में एक्टिविटी जितनी मर्जी चेंज हो जाए, कॉस्ट में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे सर अगले महीने जब 12,000 यूनिट बन रहे होंगे ना, तब भी कॉस्ट क्या आ रही होगी? 25,000। अच्छा, फिर आपने गए कॉस्ट डी में। आपने कहा सर ये कॉस्ट जो है ना वो 6,000 के बाद हो गई थी चेंज, 6,000 के बाद ये चेंज हुई है 8,000 पे हो गई है 50। अब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है इस सवाल में, इनकम्प्लीट है ये सवाल। 6,001 यूनिट पर कॉस्ट क्या थी और 7,999 यूनिट पे कॉस्ट क्या थी? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि 6,001 यूनिट के ऊपर कॉस्ट 50,000 हो गई थी, इसका मतलब ये कॉस्ट यहां पर आके नहीं बढ़ी, ये कॉस्ट 6,000 के बाद से ही बढ़ गई थी। तो अगर ये 6,000 के बाद से बढ़ गई थी तो 12,000 पे भी ये कॉस्ट दोबारा हो जाएगी चेंज। अगर मैं आपको बोलूं कि 7,000 यूनिट पर भी 25,000 कॉस्ट थी, 7,500 पे भी 25,000 कॉस्ट थी, 7,800 पे भी इतनी कॉस्ट थी, 8,000 पे आगे हुई है चेंज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 25,000 की कॉस्ट 8,000 यूनिट्स तक थी, उसके बाद चेंज हुई है। तो उसके बाद का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अगले महीने 5,000 बनाऊं तो क्या कॉस्ट आएगी? 25,000। 2,000 बनाऊं तो क्या कॉस्ट आएगी? इसका मतलब 0 से लेकर 8 तक मेरे पास क्या कॉस्ट आएगी? 8 से लेकर 16 तक मेरे पास क्या कॉस्ट आएगी? 50,000। डबल हो गई है। तो एज्यूम फिलहाल ये कर लेते हैं कि ये कॉस्ट 8,000 पे आके हुई है इंक्रीज। अगले महीने अगर मैं 12 बना रहा हूं तो कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? 50,000। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर कॉस्ट ए क्या आएगी? सर हर यूनिट पर हर महीने 10 रुपए कॉस्ट आती है। अगले महीने में 12,000 यूनिट वो करूंगा प्रोड्यूस, तो क्या कॉस्ट आएगी? 1 लाख। आप में से कोई ये ना बोले कि सर जब मैं 12 पे काम करूंगा तो सप्लायर डिस्काउंट तो देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन फिलहाल फोरकास्टिंग के लिए हम एज्यूम क्या कर रहे हैं दैट देयर विल बी। तो हम अगले महीने का फोरकास्ट बना रहे हैं। सारी कहानी हमने जो अब तक पढ़ी है ना 2 दिन में, ये हमने फोरकास्टिंग के लिए काम किया है। कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स में क्यों ब्रेक किया? अगर कोई इसका सिंपल जवाब पूछ ले कि भाई तूने सीख तो लिया है कि वेरिएबल फिक्स में ब्रेक करना है, क्यों ब्रेक करना है? सर ब्रेक इसलिए करना है ताकि हम इसकी फोरकास्टिंग कर सकें। सर कॉस्ट बी, हर यूनिट पर 8,000 की कॉस्ट आती थी, तो 12,000 पे कितनी कॉस्ट आएगी? 6,000। और सर ये बड़े मजे का आइटम है कॉस्ट ई। सर ये तो पर यूनिट पर भी चेंज हो रहा है और टोटल में भी चेंज हो रहा है। इन सब की फोरकास्टिंग करना आसान है। जितना फड्डा अब तक हमने किया है ना, वो सारे का सारा फड्डा बेसिकली इस कॉस्ट का था। अब इस कॉस्ट में 2 एलिमेंट है, कौन कौन से? एक फिक्स और एक। इसके फिक्स और वेरिएबल को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स। उन सारे मेथड में जो ईमान का आखिरी दर्जा है, सबसे हल्का मेथड जो रियल लाइफ में मोस्ट अनरिलायबल होता है, नॉट रिलायबल, अनरिलायबल होता है, उस मेथड को हमारी जबान में कहा जाता है हाई लो मेथड। और ये हाई लो मेथड पास पेपर के 12 सवालात में 2 मार्क्स का आ चुका हुआ है। 12 सवालात में 2 मार्क्स का आ चुका है। इसका मतलब हाई लो मेथड का सवाल अलग से नहीं आता। एक ओवरहेड्स का सवाल में हाई लो का सवाल अलग से आया हुआ है एक दफा, लेकिन नॉर्मली हाई लो बड़े सवालात में लग कर आता है। और हाई लो का काम क्या होता है? हाई लो मेथड वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को
ब्रेक कर रहा होता है। तो अब क्या मुझे क्या काम करना है? सर आपने फोरकास्टिंग कर लिया, लेकिन मैं यहां कर फंस गया हूं। क्यों मैं फंस इसलिए गया हूं कि मेरे पास वेरिएबल और फिक्स का कंपोनेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे बोल दे कि इसमें 5000 फिक्स कॉस्ट है, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। क्यों लिखूंगा 5000 तो आनी है, वेरिएबल के लिए फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12000 से, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मुझे कॉस्ट को सेग्रीगेट करना है। तो अपने रजिस्टर में जाके कहीं कोने में नोट कर लीजिए प्लीज, अपने रजिस्टर में जाके एक तो रिक्वायरमेंट नोट कर लें, पार्ट बी इस सवाल की लिखें, प्रिपेयर अ कॉस्ट फोरकास्ट, प्रिपेयर अ कॉस्ट फोरकास्ट, prepare a cost forecast at an activity level of 12000 units, at an activity level of 12000 units. रिक्वायरमेंट बी के बाद ये कॉलम अपने पास छाप लीजिए एज इट इज, क्वेश्चन मार्क के साथ। रिक्वायरमेंट बी के बाद ये कॉलम अपने पास छाप लें। कॉस्ट ए आ रही है 1,20,000। क्यों आ रही है? क्योंकि सर पर यूनिट पर 10 रुपए कॉस्ट आती है। अगर मैं 12000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 12000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,20 कॉस्ट आनी चाहिए। कॉस्ट बी हर यूनिट पर 8 आने आती है, तो अगर मैं 12000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12000, 6000 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए। कॉस्ट सी को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी एक्टिविटी हो, जीरो भी हो, सेम आती है। तो 12000 यूनिट्स पर भी वही कॉस्ट आएगी जो 6, 8 और 10 पर आ रही थी, दैट वुड बी 25000। चौथी वाली स्टेप फिक्स कॉस्ट है, 2 एक्टिविटी में सेम थी, हमने 50000 सेम कर लिया, लेकिन मैं एक जगह पर आके फंस गया। कहां पर आके फंस गया? ई के अंदर। ई क्या चीज है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अपने पास ई के आगे क्वेश्चन मार्क बना के नीचे नोट कर लीजिए प्लीज, हाई लो मेथड इज अ टूल यूज्ड टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाई लो मेथड इज अ टूल यूज्ड टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। High-low method is a tool used to segregate बोर्ड पर जिंदगी का आसान काम। मेरे पास 2 हल है भाई इसके। एक हल तो ये है कि मैं आपको फॉर्मूला कराऊं और आप फॉर्मूला हाथ के हाथ कर लेंगे, ओ लेवल वालों को तो आता भी होगा, या क्यूटी के अंदर भी शायद ये होगा, और आप बोलेंगे हाँ यार ये बात समझ आ गई। लेकिन जरा रियल लाइफ के अंदर आ जाएं। मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, मेरे बच्चा ये किस चीज का ग्राफ है? पूरा नाम बताओ। ये किस चीज का नाम है? ऐसा ही है। ये किस चीज का नाम है? टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी इत्तेफाक से सेम है, चाहे तो चेक कर लें, आपके रजिस्टर में होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डिस्काउंट नहीं मिलता, ऐसा ही है। अच्छा, ये तीनों ग्राफ बनाने के बाद एक ग्राफ हमने और बनाया था, ये और ये किस चीज का ग्राफ है? तो भाई ने एक बड़ी प्यारी बात बोली। भाई ने कहा सर ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। हमने कहा जी, टोटल कॉस्ट से भाई की मुराद ये है वो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाई थी ना जोड़िया बाजार वाले की, वो आपने ऐसे बनाई थी, सेल्स, इसमें से क्या माइनस किया था? ये क्या आ गया था? क्या माइनस किया था? ऐसे ही है। जरा गौर करना, अगर मैं दोनों कॉस्ट को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों कॉस्ट को जोड़ दूं तो क्या बनेगा? अबे जोड़ दोगे तो ये बनेगा। हमने बेसिकली इसको ब्रेक किया हुआ है। अगर इस टोटल कॉस्ट का मैं ग्राफ बनाऊं, टोटल कॉस्ट, तो इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है, और अगर इसमें वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है, तो जोड़िया बाजार वाला बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ बना रहा है वो इस तरह से बनेगा। टोटल कॉस्ट में सारी कॉस्ट आती है। तो बेसिकली ये जो हम हाई लो मेथड यूज कर रहे होते हैं, ये इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर देता है। अब ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाया है, इस ग्राफ को अगर मैं इक्वेशन फॉर्म के अंदर फेंकूं तो वो इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब नाम सुन के ये मत समझना बड़ी फैंसी किस्म की बात है। सेमी वेरिएबल के ग्राफ में 2 चीजें होती हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो इस पूरी कहानी में ए क्या चीज है? ए है टोटल फिक्स कॉस्ट, ग्राफ आता है इसका स्ट्रेट लाइन। बी है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ग्राफ आता है इसका।
सेम है, सेम है, आप दोनों ग्राफ को मर्ज कर रहे हो। और एक्स इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, या इन सम केसेस एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल हर दफा नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं आती। और वाई क्या है सर, वाई वो है जो बेसिकली हमें मालूम करना है, टोटल कॉस्ट। तो अब मसला क्या है, मसला ये है कि मुझे फोरकास्ट बनाना है 12,000 के ऊपर, मुझे इस कॉस्ट के हिस्से नहीं पता, इस कॉस्ट के हिस्से यूज करने के लिए मैं हाई लो मेथड यूज कर रहा हूं। अच्छा, हाई लो मेथड क्या करता है सर, हाई लो मेथड एक इंतहाई जाहिलाना किस्म का मेथड है। जाहिलाना इसलिए है कि अगर एक क्लास में लोग हों सारे के सारे बैठे हुए, पाकिस्तान के डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, और उस रूम में अकील करीम डैडी साहब भी हों, और उस रूम में अली भाई भी हों, सीए के ट्रेनी कैफ इन्होंने किया हुआ क्वालिफाई, और मैं अकील करीम साहब से पूछूं भाई आपकी महीने की इनकम कितनी है, वो बोले ज्यादा नहीं 5 अरब। इससे पूछूं आपकी महीने की इनकम कितनी है, ये बोले अल्लाह का शुक्र है 16,100। और मैं इन दोनों की इनकम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं और बोलूं पाकिस्तान में हर बंदे की माहाना इनकम एवरेज 2.5 अरब 8,200 रुपए, तो क्या ये इंफॉर्मेशन सही होगी सर? वाई? क्योंकि यू आर हैंडलिंग 2 एक्सट्रीम्स। आप एवरेज का रूल बनाने के लिए एक्सट्रीम को नहीं देखते। ये वही हरकत है जो हरकत मोटिवेशनल स्पीकर्स और वीडियो बनाने वाले आपके साथ जो है वो ये काम कर रहे होते हैं, कि वो आपको जेफ बेजोस की कहानी जो है वो दिखा रहे होते हैं कि देखें इसने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और वो ये बन गया। ही इज नॉट अ गुड एग्जांपल। मार्क जकरबर्ग इज नॉट अ गुड एग्जांपल। इनफैक्ट मार्क जकरबर्ग तो ये बात स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में बोल चुका हुआ है कि आई एम नॉट अ गुड एग्जांपल, क्योंकि दीज आर एनॉमलीज। तो मेरे खानदान में मेरे मामे के लड़के ने कपड़े का बिजनेस किया तो और वो अरबपति बन गया, सबसे पहले उसको बिजनेस से बाहर निकाल दो। अभी सर ने 3 बच्चों की जो है वो कहानियां सुनाई सीए के, और तीनों बच्चे स्कॉटलैंड के अंदर हैं बैठे हुए। आप सीए की फील्ड में कहानियां इसलिए सुना सकते हैं कि अगर मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की कहानी सुनाना स्टार्ट करूंगा तो हमारे 30-40% स्टूडेंट इसी जॉब लेवल के ऊपर बैठे हुए। सीए में आपको मेजॉरिटी लोग इसी तरह से बाहर निकलते हुए नजर आ जाएंगे। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सीए कर लें तो मुस्तकबिल में आप इसाक डार बन सकते हैं, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर। दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल। व्हाई? इसाक डार सीए होने की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना, वो समधी होने की वजह से बना। अब वो आपका भाई, ये एक दफा हुआ था असल में, एक जब ये एसीसी और सिमा नया नया आया था तो ये मार्केटिंग करने आया करते थे। तो एक कॉलेज में आए तो उन्होंने, एक बहुत बड़ा फंड है हमारे शहर का, मैं नाम नहीं लेता, उस फंड का जो सीईओ था यंग लड़का था, 28-29 साल का, मतलब बिल्कुल हम लोग तब स्टूडेंट हुआ करते थे आपके एज में, यंग बंदा था। उसने एसीसी और सिमा किया हुआ था और वो म्यूचुअल फंड का सीईओ था। तो एसीसी वाले सिमा वाले उसको अपने इवेंट में बुलाते थे, ये देखें ये देखें, मतलब ये सीईओ बना हुआ है। हम भी देख रहे थे, हमने कहा टाइट यार, हम भी बन सकते हैं। तो फिर उस इवेंट के अंदर ना मुझे एक सर नजर आ गए। वो सर आजकल उनका अपना है कॉलेज, और वो सर मेरे दोस्त भी थे साथ के। तो सर उस बंदे से बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला बात सुन, तू इसको जो है वो किस तरह से जानता है? बोला मेरा क्लास फेलो है। तो मैंने कहा यार टाइट बंदा है साला, दो इसने कैसे बना ये सीईओ, हमें भी तो बताओ, इतना बड़े फंड का सीईओ बना हुआ, अच्छी सैलरी थी। तो उसने बताया कि यार असल में ये जिस भाई का फंड है, जिस इन्वेस्टर का, उसकी बेटी हमारी क्लास में थी, ये भी उसी क्लास में था। मैं जब भी नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ा फंड है। शादी हो गई, तो शादी होने के बाद अब दामाद को उन्होंने कहा चल बेटा इस कंपनी का सीईओ बन जा। मैंने कहा मेन बात तो एसीसी वाले बता ही नहीं रहे, असल गेम तो इसने यहां डाली है कि एसीसी किया आईसीडब्ल्यू क्या नहीं, वो कॉम्पिटेंस है, लेकिन ये कॉम्पिटेंस ये एसीसी वाले बात जो है वो हाइड कर रहे हैं कि यार ये असल गेम तो यहां पर हुई है। तो हम सोच रहे थे कि यार हम भी अगर एसी से सिमा कर लेंगे तो कुछ सीईओ बन जाएंगे। फिर हमें दोस्त ने बताया नहीं, तुम्हें साथ में ये भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहरहाल अब वो भाई ने पहले जो है वो काम पूरा कर दिया। बहरहाल सर अब थिंग इज आपको हाई लो मेथड यूज करना है। आप 2 एक्सट्रीम के अंदर बात करेंगे, तो मुझे बताएं अप्रैल के महीने की तो मुझे फोरकास्टिंग करनी है, मेरे पास अवेलेबल डेटा के अंदर 2 एक्सट्रीम कौन कौन से हैं? 6,000 यूनिट, और अब तक मैंने हाईएस्ट यहां पर काम किया और लोएस्ट यहां पे काम किया। क्या ये बात क्लियर होती है? तो मुझे असल में 12,000 यूनिट पर कॉस्ट निकालनी है। मुझे 12,000 यूनिट्स के ऊपर जाकर कॉस्ट निकालनी है। तो मुझे 2 चीजों की जरूरत है। किन 2 चीजों की जरूरत है? एक ए की और एक बी की। सर बी मेरे पास क्या चीज है? बी मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट। बी के लिए एक मेथड यूज होता है जो इसका नाम है
हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। अच्छा, फॉर्मूला याद नहीं करना, याद इसलिए नहीं करना कि बेसिकली इस मेथड का नाम क्या है। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग दिस मेथड इज चेकिंग डिफरेंस इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन एक्टिविटी, लेकिन सिर्फ दो एक्टिविटीज पर चेक करता है। किस किस पर? हाई पर और। अभी ये सवाल अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें 3 एक्टिविटी हैं। मैं अगर आपको 300 एक्टिविटी भी दूं तब भी आप क्या काम करेंगे? हाईएस्ट पकड़ेंगे। और जब मैं आपको 300 दूंगा ना तो फिर आप मुझे खुद बोलेंगे सर क्या बकवास काम है ये। 300 महीने हमने काम किया और आप बोल रहे हो कि कोविड के मार्च 19 को पकड़ लो और 2022 को पकड़ लो। सर ये तो गलत है, हमें पता है ये गलत है। ये मेथड बैक ऑफ द पेपर वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए एग्जामिनर बहुत पूछता है, उसको भी पता है कि इसका क्या स्केल है, जब भी 2 मार्क 1.5 मार्क्स से ऊपर का नहीं आ रहा होता। लेकिन अंदाजा तो हमने जो है वो लगाना है, मैथ्स तो है इसके पीछे। तो मुझे बताएं हाईएस्ट एक्टिविटी क्या थी हमारे पास? 10,000 यूनिट्स। लोएस्ट क्या थी? हाईएस्ट कॉस्ट हमारे पास क्या थी? 1 लाख। और लोएस्ट कॉस्ट क्या थी? 70,000। तो डिफरेंस इन कॉस्ट वॉज 40,000, डिफरेंस इन एक्टिविटी वॉज 4,000 यूनिट्स। तो बेटा पर यूनिट बी कॉस्ट क्या आ रही है? 10,000। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे 12,000 यूनिट पर फोरकास्टिंग करनी थी। मेरे पास सेग्रीगेट करने का मसला था, मैंने सेग्रीगेट करने की है कोशिश। मुझे बी मालूम करना था, ए मालूम करना था। बी मेरे पास क्या चीज है? वेरिएबल कॉस्ट। तो 1 यूनिट पर कितनी कॉस्ट आ रही है? 10 रुपए। अगर 1 यूनिट पर 10 रुपए कॉस्ट आ रही है तो अब सारा हिसाब किताब मोटा मोटा हो गया। मुझे एक बात बताएं, अगर 1 यूनिट पर 10 रुपए कॉस्ट आ रही है तो 6,000 रुपए कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी? 60,000। लेकिन यहां कितनी आ रही है? 10,000 ज्यादा आ रही है। ये एडिशनल क्या है? सर ये एडिशनल है फिक्स कॉस्ट। दोबारा चेक कर ले, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? 10 रुपए। 10,000 रुपए क्या आनी चाहिए? यहां कितनी आ रही है? चेक नंबर 2 कितनी आ रही है? 10,000। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 8,000 रुपए कितनी आ रही है? यहां कितनी आ रही है? हैंस प्रूव्ड। ऐसा पौका हैंस प्रूव्ड। तो भाई मेथड का नाम क्या था? इसका मतलब ये काम जो मैंने किया है ना ये करने का था नहीं। 10,000 की कॉस्ट चेक करने के लिए सिर्फ हाईएस्ट चेक करो, लोएस्ट चेक करो। अभी मैंने सिंपल सवाल बनाया है, ये कॉस्ट बीच में हिल भी सकती है, तो आपने बाकी बीच की एक्टिविटीज चेक नहीं करनी, आपने सिर्फ हाई चेक करना। और अगर हाई और लो दोनों के ऊपर 10,000 आ रही है तो आपने सही किया है, अगर नहीं आ रही तो दोबारा करें। आपने शुरू में कोई भंड मार दिया। बीच की एक्टिविटीज पे चेक इसलिए नहीं करना कि मेथड का नाम क्या है। तो अगर आपने बीच की एक्टिविटी पे चेक की और सेम नहीं आया और आपने एग्जामिनर में इंफॉर्मेशन दी तो एग्जामिनर आपको बदले में मार्क्स इसलिए नहीं देगा कि भैया इस बंदे ने बेसिक काम हाई लो मेथड के नाम को ही नहीं जो है वो देखा और उसके बगैर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एक बात बताएं, अगले महीने 12,000 यूनिट होंगे प्रोड्यूस, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? जी भैया बताएं। सर 10 रुपए के हिसाब से 1,20,000 वेरिएबल और 10,000 फिक्स, कितनी हो गई? 1 लाख। और इस 1,30 का कॉम्बिनेशन भी जो है वो आप दे सकते हैं। सर इस 1,30 में 10,000 फिक्स है और इस 1,30 में 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कोई फड्डा जल्दी से प्लीज छाप लीजिए अपने पास। यार कैलकुलेटर देना जरा मुझे प्लीज।
ये लो। अच्छा जी, क्लास आप नोट करें, इस सवाल के अंदर मैं पहली रिक्वायरमेंट जो पिछले सवाल में थी वो खा गया हूं। पिछले सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा कि आपने कॉस्ट बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, वो डायरेक्ट बोलेगा भैया फोरकास्ट निकाल के दे दो। इसका मतलब समथिंग दैट गोज विदाउट सेइंग, पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कॉस्ट बिहेवियर मालूम करेंगे। कुछ बातें एग्जामिनर नहीं बोलता, हम क्लास में इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी आदत बन जाए, और आपको बता दें कि एग्जामिनर यूं बोलेगा, पिछले सारे काम आपने खुद करने, वो एज्यूम कर रहा है, वो सब आपको मालूम है। तो आपने कॉस्ट बिहेवियर निकालना है और आपने दो एक्टिविटीज के ऊपर फोरकास्ट और बिल्ड करना है, कॉस्ट ए बी सी का। ये आप लोगों ने छाप लिया है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अगले 2 महीनों का फोरकास्ट जो है वो बिल्डअप करना है। और अगले 2 महीने में क्या होने वाला है सर? अगले 2 महीने में ये होने वाला है 0 यूनिट्स, 22,500 यूनिट्स। और आपने कॉस्ट फोरकास्ट बिल्डअप करना है इन 3 कॉस्ट का, कि हर महीने में कितनी कितनी कॉस्ट आएगी। इसमें से एक मैं आपको सॉल्व करके जो है वो दे देता हूं, आसान है, वो मैं सॉल्व कर लेता हूं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लें। सर मुझे बताएं जरा कॉस्ट बी के बारे में, क्या हो रहा है इसके साथ? एक्टिविटी चेंज हो रही है, कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो अगले महीने जब मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो क्या होगा सर? तब भी कॉस्ट 9,340 आएगी। और अगर मैंने 22,500 यूनिट काम कर लिया तो तब भी 9,340 आएगी। बस ये 2 काम मैंने कर लिए, बाकी काम आप कर लीजिए। बिस्मिल्लाह करें जल्दी से प्लीज। 1.5 और 25.5 डिवाइड बाय 18,500। अच्छा इसमें भी एक भंड है क्या सर? कॉस्ट टोटल में चेंज हो रही है लेकिन पर यूनिट में भी चेंज हो रही है। तो जिस कॉस्ट में ये दोनों निशानियां मिल जाएं वो क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट की फोरकास्टिंग करने के लिए मुझे इस कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। किन 2 हिस्सों में? वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में। तो इस कॉस्ट को ब्रेक करने के लिए जो हाई लो मेथड हम यूज करते हैं वो बेसिकली इस इक्वेशन का ए और बी मालूम करना होता है। ऐसे ही बी का मेथड अभी हमने क्या यूज किया? बाय द वे बी है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मेथड क्या था? हाईएस्ट एक्टिविटी, सॉरी, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट। हाईएस्ट कॉस्ट क्या आ रही है आपके पास? 25,540। लोएस्ट कॉस्ट क्या आ रही है? 340। हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स कितना डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट का भाई? 7,200 पूरा आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? कॉस्ट आ रही है ₹1.20 पर यूनिट। ऐसे ही कोई फड्डा? ये बी क्या चीज है? वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको चेक करने का क्या हाल है? बड़ा आसान है, हाई और लो पे जाके चेक कर लो। कैलकुलेटर उठाओ सारे के सारे। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1.2। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1.2। यहां कितना आ रहा है? ये जो बाकी रिमेनिंग अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट है ए, कितनी आ रही है? 3,340। लेकिन ये हाई लो मेथड है, मैंने इसे कंफर्म किया है लो के ऊपर, मुझे इसे कंफर्म करना है हाई के ऊपर। दोबारा चेक करो, पर यूनिट कॉस्ट है 1.2। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 18,500, 22,200 वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये बाकी जो रिमेनिंग है ये क्या है? सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर ये सेम आ रहा है तो आपने फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सही निकाली है। अब आपके पास कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट आ गए। इस इक्वेशन को आप यूं बिल्ड कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन ऐसे बन गई है, y इज इक्वल टू 3,340 प्लस
1.2 मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी, तो मुझे दो एक्टिविटी के ऊपर निकालना है। अगर अगले महीने मेरी एक्टिविटी 0 होगी तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 1.2 0, 3300। तो यहां पर क्या कॉस्ट आनी चाहिए? अब ये मॉडल आपके पास बन गया है, कैलकुलेटर में जाएं, यूज करते जाएं। अच्छा, अगले महीने एक्टिविटी आ रही है 22,500, तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 3,340, 30,000। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? सर इसको यहीं तक रखें, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका कुछ असाइनमेंट भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, 5 6 10 सवाल हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।